इंटेलिजेंट है। जीबी रोड गए हो कभी आप? नहीं। नहीं, ऐसा सुना है क्या? मैंने मैं बट गई हूँ। नहीं, मैं नहीं गया। मैं गई हूँ। जी। एक रेड करने के लिए गई थी। एक बच्ची को बचाने के लिए गई थी। मैंने जो सीन देखा था ना वहाँ पे अ, मतलब तकलीफ भी हो रही थी देख के और इतनी सुंदर लड़कियाँ थी वहाँ, बहुत सुंदर। और वहाँ एक बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति थी। आपने कभी इतने सुंदर गणपति मंदिर में नहीं देखे होंगे, जितने सुंदर गणपति मैंने वहाँ देखे। जिन फूलों से वो सजे हुए थे ना, इतने फ्रेश फ्लावर्स। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शो। और आज यार मैं थोड़ा सा ना नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे साथ मौजूद है ना, उनको मीडिया इंडस्ट्री में 23 साल हो गए हैं। तो चलिए मिलवाता हूँ विनीता यादव जी से। थैंक यू सो मच। हाय। सो मैम, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता क्या है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट वही होता है जो ऐसी खबर निकाल के लाता है जो जनरली लोगों को नहीं पता होती। अब आप कहोगे कि पॉलिटिकल स्टोरीज भी ऐसी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थ्रिल पैदा करती हैं इंसान में। और वो थ्रिल ऐसा होता है जो फैक्ट होता है, लोगों को पता नहीं होता कि दरअसल ये ऐसा भी होता है। मैंने एक स्टोरी की थी, वाइफ स्वैपिंग इन रूरल एरिया। ओके। रूरल एरिया मतलब सोनीपत, अलवर, रोहतक, मेरठ, हल्द्वानी, जी जी। ऐसी जगहों पर। अच्छा। अब आपको ये सुन के लगेगा ना कि ये ऐसा भी होता है, ये तो हाई क्लास में लोग, मुझे जब भी मैं कहीं जिक्र करती लोग कहते हैं कि ये तो मतलब शहरों में तो हमने सुना, मतलब बहुत जी, जी, जी। अलग एलीट क्लास में, लेकिन ऐसी जगह है। तो ये तो वो लोग थे जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लेकिन वो करते थे। तो ये हमारे समाज का हिस्सा था। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं है जो किसी बड़े नेता के ऊपर हुई हो, मेरी इन्वेस्टिगेशंस वो है जो समाज के ऊपर हुई है। सोसाइटी में अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ से उसका जहन निकलता है। क्योंकि एक हमारे देश के चीफ जस्टिस रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उन्होंने मुझे जब ये पूरी कहानी सुनी, ही इज राइटिंग अ फॉरवर्ड फॉर मी, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि ये जो स्टोरी है ना, ये लीड करती है क्राइम पर। ये पूरी जो जितनी फैमिलीज का मैंने जैसे शूट किया, तो इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो धीरे धीरे जाकर के अंत में एक बड़ा क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। तो जब आप क्राइम पेट्रोल और ये सब देखते हो तो वो कहाँ से आती हैं, कहीं से तो नींव रखी जाती है ना उस क्राइम की। तो ऐसी ही चीजों को जाकर के देखना, समझना, वहां से स्टोरी निकालना, करना। और छुपी हुई होती हैं वो चीजें, वो छुपी हुई चीजों को निकाल के जब सामने लेके आते हैं लोग हैरान हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और सबसे बड़ी बात, इन स्टोरी से ना लोगों की मदद होती है। मैंने जो फील किया, कई बार हम लोग मैंने कई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स पे रेड की। तो जब रेड की तो कई लड़कियां बचाई हमने, माइनर बच्चियां भी बचाई। कई बार तो लगता था कि ये बच्चियां हमें बड़ी दुआएं देंगी कि देखो मुझे एक रैकेट से आपने बचा लिया। जी जी। लेकिन कई बार वो उल्टा कर्स कर देती थी कि बचाया क्यों, हमारा काम चल रहा था। समझ नहीं आता था कि मतलब आप एक्चुअली मदद कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, लेकिन सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज की हैं मैंने, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज की हैं। और मतलब 2003 में शुरू किया था ये इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग स्टोरीज करना। आपको इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट मिलेंगे जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने किया है, जिनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट तक जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आम इंसान की जब आप बात करते हो सकता है पार्लियामेंट ना जा रही हो रिपोर्ट, है ना, लेकिन वो जो आप देखते हो ना, जितना बॉलीवुड इस तरह की स्टोरीज पर जो बेस करके मूवीज बनाता है, वो ऐसी स्टोरीज पर बनाता है जो स्टोरीज मैंने की हैं रियलिटी में। वो ज़रूरी है जानना, क्योंकि हमारे देश की जितनी बड़ी आबादी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हर चीज़ पार्लियामेंट नहीं जाती है, लेकिन वो देश का बहुत बड़ा हिस्सा होती है और देश को कई जगह पर मतलब जिसे कहते हैं ना बाकायदा कमज़ोर कर रही होती है। वो समझना ज़रूरी है, चाहे वो ड्रग्स हो, है ना, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो। आपके देश की लड़कियां अगर प्रोस्टिट्यूशन में जा रही हैं एक बड़ी तादाद में, छोटी बात तो नहीं है ना, लेकिन आज कोई रिपोर्ट नहीं करता उस पर। मैं हैरान हूँ इस बात से। एक रिपोर्ट आई थी यूएन की कि मुंबई की जगह दिल्ली जो है ना, वो प्रोस्टिट्यूशन का हब हो चुका है, जिसे मैंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में रिलीज कराया था कई साल पहले। और मैं देखती हूँ कि वो स्टोरीज नहीं आ रही हैं। पार्लियामेंट इतना लंबा चलता है, पार्लियामेंट में सारी चर्चाएं होती हैं, सब चीजें हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ये बात होती ही नहीं है इस तरह की चीजों को लेकर। क्या हो रहा है? क्योंकि इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, इस हिस्से को ना देश के, कि लड़कियां जा रही हैं प्रोस्टिट्यूशन में, ठीक है, अपनी मर्जी। कई लोग तो ये, अब क्योंकि इसको आप अगर ये कहें लीगल लेवल पे कि हाँ ठीक है, तो अलाउड करने के लिए सारी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद में आप कर सकते हैं, ये भी हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छी लड़कियां भी देखी है मैंने इस लाइन में जो इंटेलिजेंट है। जीबी रोड गए हो कभी आप? नहीं। नहीं, ऐसा क्या? मैं गई हूँ। नहीं, मैं नहीं गया। मैं गई हूँ।
एक रेड करने के लिए गई थी, एक बच्ची को बचाने के लिए गई थी। मैंने जो सीन देखा था ना वहाँ पे, मतलब तकलीफ भी हो रही थी देख के। और इतनी सुंदर लड़कियां थी वहाँ, बहुत सुंदर। और वहाँ एक बहुत बड़ी गणपति की मूर्ति थी। आपने कभी इतने सुंदर गणपति मंदिर में नहीं देखे होंगे जितने सुंदर गणपति मैंने वहां देखे। जिन फूलों से वो सजे हुए थे ना, इतने फ्रेश फ्लावर्स थे, मैं बता नहीं सकती। और जो छोटी छोटी जगह होती है ना इनके लिए, जो बेड होते हैं, एक नॉर्मल बेड का साइज कितना होता है, उतने बेड नहीं होते हैं, बहुत छोटे साइज के बेड होते हैं। उसमें दीवार, क्योंकि जगह नहीं होती ना वहां बिल्कुल, तो उसमें दीवार पर छोटा सा मंदिर बना हुआ है। आप मतलब सोचो इस बात को। जी। वो औरत, क्योंकि उसका धंधा है वहां उसे छोटा सा दीवार पे एक मंदिर टांगा हुआ है, इतना सा, आले की तरह छोटा सा, रोजी रोटी है उसकी। खैर, जिस बच्ची को हम बचाने गए थे वो हमें उस वक्त तो नहीं मिली, लेकिन जैसे हम वहां से निकले और हमने उनको बोला कि हम कल दोबारा आएंगे रेड के लिए, मतलब हम एक एनजीओ के साथ गए थे, पुलिस को लेके गए थे रेड करने, तो वो लड़की अपने घर पर पहुंच गई थी, तो हमारा पर्पज सॉल्व हो गया था, तो हमें दोबारा ऐसे नहीं जाना पड़ा था। तो इन लोगों को मैंने काफी शूट किया है, इस तरह की स्टोरीज को, बहुत सारी चीजें की हैं इसके अलावा। जब मैम आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं जीबी रोड जाकर के, तो आपको थोड़ा बहुत डर नहीं लगता कि यार जान पे भी बात आ सकती है या कुछ भी हो सकता है? वहां पे तो पूरा हब है लोगों का। मतलब ऐसा लोग डरते हैं। बहुत सारे मेरे साथ जो कोलीग्स थे जो कभी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज करने गए, सिर्फ जीबी रोड नहीं, बहुत सारी स्टोरीज में भी इन्वेस्टिगेशन में, जैसे मैं ऑपरेशन कश्मीर के लिए गई, तो वहां पर जो मेरे पास, मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी तो बहुत लंबी है वो स्टोरी, लेकिन मैं एक छोटा सा चंक बताती हूँ। मुझे जिन लोगों से वहां मिलना था, उसका पर्पस ये था कि वहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, और वो भी वो प्रोस्टिट्यूशन जो कि ब्यूरोक्रेट्स द्वारा हो रहा है। अरे बाप रे। ठीक है, तो मुझे उन लोगों को ट्रेस करना था, और ये कौन कर रहा है, जो पिम्प है वहां पर वो कौन है। तो ये सब दिल्ली से शूट करते हुए बड़ी एक लंबी कहानी थी। मैं किसी तरह से वहां पहुंची शूट करने के लिए, और मेरे ऑफिस में यहाँ पर, जहाँ मैं जिस चैनल में काम करती थी, उसमें मेरे बॉस ने मुझे बोला, प्रबल प्रताप सिंह मेरे बॉस थे उस वक्त, उन्होंने बोला कि तुम तुरंत वापस आओ, इट इज नॉट सेफ, वहां नहीं रुको, जल्दी वापस आओ। मैंने कहा मैंने आपसे 3 दिन मांगे हैं, 3 दिन तो मुझे आपको देने होंगे, 3 दिन में मैं अगर स्टोरी नहीं कर पाई तो मुझे वापस बुला लेना। तो मैंने वहां पर किसी को, मतलब वहां पे लाल चौक के पास एक व्यक्ति था, उसको मैंने किसी तरह से अरेंज किया, उसे समझाया मैंने कि भाई आप मुझे, मैंने वहाँ पे रोल थोड़ा दूसरा प्ले किया। मैंने कहा मैं प्रिंट जर्नलिस्ट हूँ, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, इस तरह की चीज़ें बताना मत आगे आप मैं कौन हूँ, और मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलवाइए जो इस तरह की लड़कियाँ सप्लाई करते हैं। तो उसने बोला मैं 2 लोगों से आपको मिलवाता हूँ पहले, वो लोग तो आपको ऐसी लेडी से मिलवा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप उनको बुलाइए मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं उनको भेजता हूँ आपके पास। मैंने कहा होटल में ही आप बुला लीजिए। आप सोचिए होटल में कोई क्यों बुलाएगा मिलने के लिए, पर मैं जर्नलिस्ट हूँ और मुझे जो मेरे पास आ रहा है उसको मुझ पर फेथ होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बाहर से आ रही हूँ, मैं उस राज्य से तो नहीं हूँ, मैं बाहर से दिल्ली से जा रही थी, उनके लिए मैं मुंबई से आई हूँ या कहीं से भी आई हूँ, लेकिन सामने वाले को फेथ होता है जब वो आपकी जगह पर आता है। तो वो जब आए बैठे, तो मेरा एक स्पाई कैम रखा हुआ था, पर्स में कैमरा लगा हुआ था, और वो दोनों लोग सामने बैठे, तो मैंने चाय सर्व की उनको, चाय लेके बैठे, हम बात कर रहे हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा मिलवाइए, कोई ऐसी लेडी जो पिम्प हो, यहाँ पे लड़कियां सप्लाई करती हो। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मिलवाते हैं। फिर जैसे उन्होंने अपने बारे में रिवील किया, मैंने कहा और आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया अभी कुछ दिन पहले हम टेररिस्ट ग्रुप में थे और अभी हम सरेंडर करके आए हैं। तो वो टेररिस्ट थे एक्चुअली? हाँ, तो वो सरेंडर करके आए थे। तो मैंने कहा ओके। तो मेरे हाथ में कप था, वो थोड़ा सा कांपा। अच्छा। उसकी वजह से नहीं कि मैं उनसे डर गई, वो इस वजह से क्योंकि इनमें फेथ बहुत होता है। जी। अगर इनको जरा अंदाजा होगा कि ये कैमरा रखा हुआ है यहाँ पे पर्स के अंदर जो मुझे शूट कर रहा है, थोड़ी सी भी भनक हो जाएगी, जरा सी भनक हो गई तो खतरा हो जाएगा। जी। तो एनीवेज मैंने कंट्रोल किया किस तरह। फिर उन्होंने एक लेडी को मेरे पास भेजा मिलने के लिए, बुरके में आई थी, मुझे आज भी वो शॉट याद है मेरे कैमरे का। तो होटल रूम में उसने एंटर किया, पूरे बुरके में थी, कवर्ड, और मैंने उनको बहुत कोशिश की बात करते हुए कि वो थोड़ा सा भी, यहाँ पे एक जाली लगी थी, आंखें दिख रही थी, खुल के आंखें भी नहीं दिख रही थी, उसमें भी जाली लगी थी। तो शी वाज लाइक मैं उसको बिल्कुल देख नहीं पा रही थी। तो मैंने, क्योंकि अगर मैं एक बुरके वाली महिला को ऐसे शूट करके ऑफिस में ले जाऊंगी तो कोई भी कह देगा फर्जी किसी को बैठा के ले आए हो। बहुत कोशिश की वो बात करने को, खुल के मतलब हूँ करे जा रही थी, बात भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने किसी तरह से उसके साथ उसे अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की। फिर वो मुझे मिली नेक्स्ट डे डल लेक पर, शिकारा में। अच्छा। और उसे लगा कि यहाँ दीवारें नहीं है, कहीं कुछ शूट नहीं हो पाएगा। मेरा तो पर्स में कैमरा था,
तो उसने मुझे सब कुछ बताया, कैसे वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चल रहा है। बुर्का वगैरह कुछ नहीं पहना? नहीं, बुर्का पहना था, लेकिन जब अच्छा, चेहरा उसने अच्छा, दिखा दिया चेहरा। हाँ, मैंने पूरा, मेरा चैनल पे स्टोरी गई थी ऑपरेशन कश्मीर के नाम से, ये मेरी इस चैनल में आखिरी स्टोरी थी, इसके बाद मैंने स्टार न्यूज ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो फिर ये मतलब इस तरह की चीजें होती थी। डरना तो मतलब कोई डरना चाहेगा तो डर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली मैम। लेकिन अगर आप डरना नहीं चाहते हैं और आपका फोकस क्लियर है कि मुझे अपनी स्टोरी करके आनी है, क्यों डर लगेगा? आपको तो टारगेट दिख रहा है ना अपना। हमने ऐसे बहुत सारी स्टोरीज की हैं ऐसे जर्नलिज्म में। आई फील लकी कि मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें की हैं जहां मुझे लगता है कि हमने अपनी जान को खतरे में डाल के बहुत बार काम किया। आज तो बहुत अलग तरह का जर्नलिज्म है, लेकिन हमने वो काम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। वो अब मुझे एक डिफरेंट एरा लगता है, सोचती हूँ तो, क्योंकि हम तो खुद अब डिजिटल में हैं, लेकिन वो अलग एरा था। जैसा मैं मतलब एक बार मैं अपने 1 बजे का वक्त था, मैं अपने घर से ऑफिस आ रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी मेरी स्लो चल रही थी, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था कीर्ति नगर वाले एरिया में, क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है। तो मुझे ऐसे पता नहीं क्यों एक थोड़ा सेंस हुआ, एक लड़का सामने खड़ा है और मेरी गाड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा। तो मुझे लगा ये क्यों कर रहा होगा, पता नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, मतलब कुछ अनयूजुअल लगा। तो मैंने ध्यान से देखा, फिर उसको देखा, दूसरी तरफ उसने एक इशारा किया। अच्छा। उस तरफ 3 लड़के खड़े थे, इधर से वो 3 लड़के और इधर से वो एक लड़का, तीनों चारों लोग मिलकर के मेरी गाड़ी की तरफ आने लगे। अच्छा। मैंने अपनी गाड़ी में फटाफट तो उसका लॉक चेक किया, मतलब सब दरवाजे बंद हैं, सारे शीशे बंद किए, क्योंकि जगह नहीं थी, जितनी दूर आप मेरे से बैठे ना इतनी दूर में दूसरी गाड़ी थी आगे, क्योंकि ट्रैफिक था, मैं भाग तो सकती नहीं थी गाड़ी को तेज चला के। तो इसी बीच में मैंने बिल्कुल अपना एक हाथ हॉर्न पे रखा हुआ था और एक्सीलेटर पे पाँव रखा था कि अब गाड़ी तो तेज जाऊंगी तो आगे गाड़ी टक्कर लग जाएगी, तो बस झटका ही लग सकता था, गाड़ी में इतनी स्पेस थी। तो उधर से जो लड़के लेफ्ट साइड से आ रहे थे, मेरी लेफ्ट मतलब मैं जब ड्राइव कर रही इस तरफ से जो आ रहे थे, वो उसने हैंकी ऐसा कुछ अपने इसमें लपेटा, हाँ, और कुछ रहा होगा उसके यहाँ हाथ में, कुछ लगा होगा जिससे वो शीशा तोड़ना चाहता होगा, तो उसने मेरी गाड़ी की शीशे पर अटैक किया। अच्छा। जैसे उसने अटैक किया, एक लड़का इधर खड़ा है, 3 इधर खड़े हैं, जैसे उसने अटैक किया मैंने गाड़ी एकदम से आगे मतलब झटका दिया, उसका हाथ स्किप किया, मतलब बेसिकली सेम टाइमिंग पर ऐसे हो गया। जैसे वो स्किप कर गया तो उसकी पावर जो लगनी थी एकदम से वो नहीं, और हॉर्न मैंने हाथ रखा हो तो लगातार हॉर्न बजना शुरू हो गया। फिर सब आसपास वाले लोग देखने लगे क्या हुआ, लेकिन कोई हेल्प के लिए नहीं आने वाला था, ना आया। फिर वो लड़के धीरे धीरे करके सब चारों मेरे राइट साइड आ गए, और वहाँ जो पेड़ लगे होते हैं पटरी की साइड में, उसमें से निकल के एकदम से गायब हो गए। अच्छा। हाँ, फिर डीसीपी ने मुझे बोला कि मैं चेकआउट कराता हूँ, उसने पीसीआर खड़ी की, उन्होंने मुझे बोला, डीसीपी थे रणवीर सिंह वहाँ पे तब, तो उन्होंने बोला कि आप इस सड़क से मत जाइएगा कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा जाऊंगी तो मैं यहीं से मैं भी तो जानना चाहती हूँ, मतलब हैव डन दिस, मैं जानना तो चाहूंगी, तो मैंने कहा जाऊंगी तो मैं यहीं से। लेकिन खैर बहुत सारी चीजें होती हैं, इसमें भी स्टोरी निकलती है। जब वो लड़कों की पहचान के लिए कई लड़कों के चेहरे दिखाए तो पता चला कि पुलिस वालों के भी बच्चे ये काम करते हैं। हाँ हाँ, होता है ऐसा। हाँ, तो हर बार एक स्टोरी दिखाई देती है जब भी आप कहीं जाते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। ये तो आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दा छेड़ दिया, पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, पर ये क्राइम तो कहीं से भी पनप सकता है ना, क्या कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप काफी साल से मीडिया में काम कर रहे हैं, न्यूज खबरें बनाना आपका पेशा है, तो क्या ये सच है कि खबरें बनाकर भी डाली जाती मॉडिफिकेशन? वैसे ना पेशा वर्ड हमने ना कभी मतलब पत्रकारिता के साथ सोचा नहीं। अच्छा, मतलब कुछ गलत वर्ड है? नहीं, गलत वर्ड नहीं, पेशा वर्ड। जर्नलिज्म थोड़ा सा हमारे लिए ऐसे हो जाता है जैसे आप दिल से करते हो, जी, है ना, तो पेशा हो जाता है जो कि बिजनेस हो जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है। हाँ, पेशा आप कह सकते हैं, न्यूज नशा में कर रही तो वो पेशे में आ सकता है। लेकिन पहले हाँ बिजनेस हो गया ना, वो साथ में। देखो, जब बिजनेस करे तो खुल के बिजनेस करो, सही बात, जब जर्नलिज्म करे तो खुल के जर्नलिज्म करो, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो मैम, जो ये खबरें होती हैं ये मॉडिफाई होती हैं, आपको लगता है मॉडिफिकेशन होकर के दिखाई जाती है? देखो ऐसा है, पहले तो नहीं होती थी, हम जब करते थे कुछ मॉडिफाई नहीं होता था, लास्ट मोमेंट नहीं पता होता था क्या चीजें हो रही हैं, सारी चीजें फैक्ट बेस होना। हमें हमेशा बताया जाता था कि भाई आप अगर कोई स्टोरी कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष से पूछ कर आए, लास्ट मोमेंट पूछ के आए। मुझे याद है कि मैंने एक स्टोरी की थी, बॉलीवुड कोई डायरेक्टर बन के झूठा फरेबी, और दुनिया भर के ऑडिशन कर रहा था दिल्ली में। अच्छा। हमारा क्लब है यहाँ पे, वुमेन प्रेस क्लब में, यहाँ बैठी थी हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट है शीला रावल, उनका फोन आया मुझे कि विनीता ऐसे ऐसे एक बंदा है और वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तुम जाके इसका स्टिंग कर लो। मेरे पास कुछ भी नहीं था,
स्टिंग का कैमरा था ही नहीं ना, मैं कैसे एकदम से जाके स्टिंग करूंगी। तो मैंने सोचा कि चलो मिलके तो आती हूँ, पीछे इसी में था रमादा में, होटल में। तो मैंने कहा 2 कदम पे पीछे जाके मिलाती हूँ। मैं मिलने गई, और मिलने गई तो शूट तो कुछ करना ही था, क्योंकि जैसे मैं आपसे मिलने आई हूँ तो शुरू से ही मुझे आपकी हर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, ताकि कल को लीगल केस, आप तो लॉयर हो, अब आप तो मुझसे पूछोगे कि भैया आपने ये शुरू की थी पटकथा कहाँ से लिखी थी, इसका कोई कोई जैसे अभी पूछ रहे हो स्क्रिप्टिंग होगी ऐसी स्क्रिप्टिंग तो पूछ सकता है ना आदमी। तो मैं इसीलिए बिल्कुल फर्स्ट फ्रेम से रिकॉर्डिंग करती थी। अच्छा। पहली मुलाकात से तो मेरे पास 2 फोन थे। तो मैं क्या करती थी, जैसे एक फोन है, मेरा फोन चला गया इसमें, एक फोन है, तो आपके पास फोन है कोई? हाँ जी मैम है। हाँ दिखाओ। खोल के? नहीं नहीं, ऐसे ही दिखाओ। अब जैसे ये फोन है, मैंने इसमें कैमरा ऑन कर लिया, ये पीछे वीडियो दिख रहा है। अच्छा, पर वो लॉक कैसे? और फिर मैंने इसको ऐसे रख दिया। अच्छा अच्छा, है ना? हाँ अब ये इस फोन की स्क्रीन आपको नहीं दिख रही है। हाँ। आपको स्पाई कैम की जरूरत नहीं है इसके लिए, मैं तरीका बता रही हूँ कैसे रिकॉर्डिंग हो जाती है। फिर तो ये सामने तो ये दिख रहा है, पीछे से ये कैमरा है, पर आपको तो नहीं पता चल रहा कि ये फोन रिकॉर्ड कर रहा है इस वक्त। दिख रहा है? नहीं पता नहीं दिख रहा ना? ऐसे मैंने उसको रिकॉर्ड किया था। अच्छा, आपके तरीके ना बता रहे हैं मैम ऑन कैमरा ये तो दिमाग कोई लगाएगा, तरीका बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक है सोचने की बात है कि कौन कर सकता है। तो मैंने उसका पूरा ये, अगर आप जाएंगे देखेंगे चैनल पे मेरे, मतलब विनीता यादव जर्नलिस्ट पे भी एक वीडियो पड़ा हुआ है बॉलीवुड का करके, फरेबी कुछ करके है, नाम भूल रही मैं उसका। तो वो उसका मैंने पूरा शूट ऐसे ही किया, बैठते के साथ बात करते हुए शुरू हो गया कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओ मेरी। अच्छा, सारी मतलब तुरंत उसने, आप रोल कर लो फिल्म में, ये कर लो वो कर लो। खैर एनीवेज उसका हमने पूरा शूट किया। वो शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा को पता भी नहीं था कि उनके नाम पे यहाँ पूरा का पूरा ऑडिशन ले रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, रियल मीडिया को बुला रहा है। मतलब सोचिए कितना हिम्मत होती है लोगों की झूठ बोलने की। तो मैंने पूरा वो शूट किया था और उसको एक्सपोज किया था। तो फिर उसमें हमें बोला जाता है कि भाई आप उनसे जाकर के पूछिए कि आप, तो उसका हमने साइड भी लिया था जब उसको मैंने बोला कि मैं, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। जिन लोगों को मैं शूट करती थी अलग अलग कैरेक्टर प्ले करके, उनको जब मैं बाद में जाकर के बोलती थी कि मैंने तुमको शूट किया है और मेरा नाम ये है और मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो लोग झटका हो जाता था। शॉक। एक बार तो मुझे याद है वो वाइफ स्वैपिंग का जो मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें एक कैरेक्टर ऐसा था उसको हार्ट अटैक आ गया था। अरे बाप रे। जब उसे पता लगा मैं जर्नलिस्ट थी। तो मतलब मैं एक्टर भी अच्छी हूँ उनको बिलीव ही नहीं हुआ। बिल्कुल उनको बिलीव ही नहीं हुआ। वो स्टोरी ऑन एयर गई थी IBN 7 पर, बहुत अच्छी TRP आई थी उसकी, जस्ट पार्ट 1, 2, 3 करके। उस पर मैंने बुक लिखी है। मैम जो ये न्यूज चैनल होते हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं क्या पॉलिटिकल पार्टी से? इसको ना सीधा स्पॉन्सर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ पैसा तो आता है पॉलिटिकल पार्टी से, पैसा आता है। इनफैक्ट अब तो ये होने लगा है, पहले तो नहीं होता था ऐसे, कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके जो इंटरव्यू होते हैं तो उनसे क्या सवाल पूछना है। पहले मतलब जैसे कहते हैं ना आटे में नमक डलता रहा, अब नमक में आटा होने लगा है अब इतना फर्क आ गया है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या होता है कि अब पूरी चीज उनसे जो बात हो रही है, एक मुख्यमंत्री है उनका, एक बार मैंने इंटरव्यू किया तो मैं अपना क्वेश्चनर लेके बैठी थी, तो बोले अपना क्वेश्चनर दिखा दो, एक बार मेरे को आइडिया हो जाएगा क्या है। मैं एकदम से, मुझे हैरानी हुई, मतलब मैंने कहा ये क्वेश्चनर कैसे मांग सकते हैं मुझसे। तो मैंने कहा नो ये नहीं दिखा सकती मैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की बकायदा, मुख्यमंत्री ने 2-3 बार कि मुझे बता दो क्या पूछने वाली हो, वो तो नहीं पूछ लोगे जिसका जवाब ना दे पाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है अब दूसरे को कंफर्टेबल कराने के लिए आप क्या बोलोगे। तो ये एक तरह से मेंटल टैक्टिक्स भी होती हैं। अगर आपका किसी से अच्छा रिश्ता है तो वो आप पर प्रेशर बनाएगा पॉलिटिकल बंदा कि भाई अच्छा रिश्ता है तो उसका थोड़ा केयर कर लें, रिश्ते का शर्म कर लें। तो लेकिन जब आप जर्नलिस्ट होते हैं और अंदर वाले वैसे ही आपके अंदर सवाल आ रहे होते हैं तो आप वैसे पूछते हैं। कभी कभी पर्सनालिटी से डोमिनेट भी हो जाता है आदमी, और कभी पैसों से डोमिनेट हो जाता है। पैसे तो इम्पोर्टेंट है ना, देखिए आप कोई भी सिस्टम चल रहा है उसके लिए पैसा चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि उसके लिए ना एक लाइन होनी चाहिए, मतलब हद से ज्यादा में नहीं होना चाहिए मामला। ठीक है, 1-2 चीज किसी ने एडजस्ट की, लेकिन जहां पर ये आप जर्नलिस्ट को पता होता है कि ऐसा करने के बाद अब अगर आपने ज्यादा किया तो ये खतरनाक चीज है, आप वो उस लेवल पर आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे मणिपुर वाला हुआ, जी। अब मणिपुर पर कैसे चुप बैठ सकते हैं आप? सरकार को कैसे नहीं घेर सकते मणिपुर पर? आप कैसे उसकी तरफदारी कर सकते हैं? कुकी हो या मैते हो, कोई भी हो भाई,
वो तो इतना वायरल हुआ था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। अपने जीवन में पहली बार इतनी गंदी तस्वीर देखने को मिल रही है। मेरे घर में मेरा भाई है 10 साल छोटा है मुझसे, जो उसने बोला मणिपुर में क्या हुआ, मैं ऐसे ऐसे स्टिंग ऑपरेशंस करके आई हूँ, सारी चीजें हैं, है ना, जैसा मैंने बताया। जी, 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 लेकिन जब अपनी फैमिली में आप होते हैं तो जी, एक जी। अलग ही फीलिंग के साथ होते हैं। बिल्कुल। तो जब मेरा ब्रदर वो उस चीज के बारे में बोला कि क्या हुआ मणिपुर में, मम्मी को बता रहा था वो कि मम्मी आपको मालूम है क्या हुआ मणिपुर में, तो जैसे उसने बोला तो आई कुडंट सी हिम, जी, जी, मैं उसे स्ट्रेट नहीं देख पा रही हूँ कि हमारे देश में इतनी गंदी हरकत हुई है, कोई महिला है उसके साथ ऐसा हुआ, तो मैं अपने भाई के सामने उस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर पा रही हूँ। आपसे कर सकती हूँ यहाँ चर्चा, लेकिन हमारा समाज है ना, रिश्ते हैं ना, तो उन रिश्तों को तो आपको देखना पड़ेगा। तो उस रिश्ते के खातिर आपको सरकार से सवाल तो सारे पूछने पड़ेंगे, उसमें क्या है, सरकार किसी की भी हो। कितने लोग जानते हैं किसकी सरकार थी वहां पे, केंद्र की है कि या किसी की है। कहा जाता है जब ये केसेस उठते हैं फिर धीरे धीरे बैठ भी जाते हैं, जैसे अब देख लीजिए कुछ नहीं पता क्या चल रहा है इस केस में, क्या नहीं चल रहा। ये राइट अंकित, बैठ जाते हैं, यही तकलीफ है जी, अब काफी बैठने नहीं केसेस चाहिए। पुराने, काफी ऐसे पेंडिंग केसेस है जिसके बारे में किसी को याद ही नहीं है। जबकि वो बहुत बड़ी बातें हैं। आपको वो केस याद है निठारी वाला? उनको 5 से 6 बार फांसी की सजा हो गई है लेकिन उनको फांसी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल याद है। ऐसा क्यों है मैम? मैं IBN 7 में थी तब, आई वाज एन IBN 7 दैट टाइम। तो निठारी वाला केस में मैं रिपोर्टिंग करने तो नहीं गई थी, मैं आरुषि पे किया था मैंने, वो मैं तब स्टार में चली गई थी तब तक। लेकिन निठारी वाला केस जब भी उस जगह से गुजरती हूँ ना, निठारी गांव से, जी जी जी, हमेशा याद आता है, क्लिक आ जाता है। हमेशा याद आता है। क्यों नहीं आएगा याद, कैसे नहीं आएगा याद। अब ठीक है, हमारा सिस्टम ना, इसकी बड़ी शॉर्ट टर्म वैल्यू है। अब आप देखो जो चैनल पे एंकर्स भी आते हैं, सालों साल एक ब्रांड के साथ है, वो बड़ा ब्रांड हो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज कोई ऑफ एयर हो जाए कुछ टाइम के लिए, आपको याद आएगा उसका क्या चेहरा है? आपको याद है देश के नंबर 1 चैनल की पहली जो एंकर्स थी उनके चेहरे क्या है? नहीं याद ना। ये शॉर्ट टर्म, मतलब आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। जिसकी चर्चा करोगे वो दिखती रहेगी, जो दिखनी बंद हो जाएगी उसकी चर्चा बंद हो जाएगी, बस इतना ही तो है। और पॉलिटिकल पार्टीज जैसा आप कह रहे हो कि स्पॉन्सर होते हैं, तो होते तो हैं, उसमें क्या करेंगे, उसे आप बदल दोगे? कोई नहीं बदल सकता। मैम ये गोदी मीडिया क्या है? देखो इस चीज में ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोचती हूँ। यूँ तो बहुत सारी ऐसी सरकार की पॉलिसी हैं, उनके फेलियर्स हैं जिन पर मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, लेकिन जब ये शब्द आता है ना गोदी मीडिया, तो यहाँ मेरा सोचना अलग है। ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई? ये बीमारी, ये बरखा दत्त और राजदीप सरदेसाई, इन लोगों के टाइम से शुरू हो गई थी बीमारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी मीडिया कभी अनबायस्ड ही रहा हो। आज मैंने फिर कहा कि आज नमक में आटा है, तब आटे में नमक था, इतना डिफरेंस है। लेकिन रिवायत तो किसी ने शुरू करी ना भाई। यूपीए की सरकार में एक पर्टिकुलर चैनल के पर्टिकुलर जर्नलिस्ट ही एक्सेस ले पाते थे तमाम मंत्रियों के पास। वो ऐसा लगता था, क्या वो सरकार का चैनल नहीं लगता था? मुझे बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं न्यूज नशा के भी, जिनको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। क्या होता है ना, रूट कॉज होता है कोई चीज का। जो रूट कॉज होता है वो कहाँ से शुरू होता है, वो बीमारी कहाँ से शुरू, एक फुंसी होती है, फिर वो बड़ा घाव बन जाती है। अब फुंसी को कहीं तो पकड़ोगे ना, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे खून के अंदर क्या मिलावट हुई थी कि जिसकी वजह से फुंसी शुरू हुई थी। सही बात। तो ये फुंसी वहीं शुरू हुई थी पहले, जब तमाम वो जर्नलिस्ट जो कोई चिदम्बरम के करीब था, जी, है ना, कोई मतलब ये सारे जितने भी बहुत सारे आपके, कोई मनीष तिवारी के करीब था, ये सब तमाम मंत्रियों के करीब हुआ करते थे, मतलब कहते हैं ना प्यादे। हाँ, तो अब उन जो दूसरा सेगमेंट था जो वहां नहीं जा पाया, वो एक तरह से सप्रेस हो गया, उसको जगह नहीं मिली पनपने की। जैसे सरकार पलटी, आपको क्या लगता है जो गोदी मीडिया जिनको बोला जा रहा है, वो क्या वाकई में ऐसा सोचते हैं कि मोदी का जय जयकार करते रहे हर वक्त? जरूरी नहीं है। आज उनको जगह मिल रही है जी, इसलिए वो उस जगह पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश करे कि देखो हम भी हैं जी। जैसे जगह मिल रही है वो अपने आप को विजिबल करना चाहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही सोचते हो जैसा वो बोल रहे हैं जी। लेकिन उनको जगह नहीं मिली पहले, क्योंकि पहले जगह किसी और ने ले रखी थी। आज दूसरा उसकी जगह पर आया है, तो वो उससे कई गुना उसके सर पे पांव रख के खड़ा होना चाहता है। ये है सच। वरना गोदी मीडिया हो या दरबारी मीडिया हो, ये दो नाम हो गए हैं लेफ्ट राइट विंग के। मैं प्रेस क्लब में ज्वाइंट सेक्रेटरी थी, मुझे याद है
वहां पे ना कन्हैया कुमार आया था, अच्छा। गौरी लंकेश की डेथ के बाद, जी जी जी। और वो वहां आकर के माइक लेके अपनी स्पीच दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। मैं जर्नलिस्ट थी तो मुझे भी जाना था वहां कॉन्डोलेंस मीट में, मैं गई देखने। मुझे बड़ा अजीब लगा यार, ये क्या है, मतलब कन्हैया कुमार यहाँ पर ये क्यों कर रहा है, भाषण क्यों दे रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने फेसबुक पर डाला उसके बारे में कि ये भाषण देने क्यों आ गया। हमारे यहाँ पर कोई जर्नलिस्ट की जब डेथ होती है उसके बाद उसके परिवार के लोग आते हैं और हमारे पत्रकार लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं, वो परिवार वाले उसको सुनते हैं कि कैसे वो अपने मतलब प्रोफेशन में काम कर रहे थे, उनके साथी लोग क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ कन्हैया कुमार भाषण दे रहा है, क्यों, कौन अलाउ कर रहा है। तो मैंने इसका सवाल मैंने उठाया और उमर खालिद को मैंने प्रेस क्लब से भगा दिया था एक बार। अच्छा। मैंने इसलिए भगाया था कि भाई वो उस जगह को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने एजेंडे के लिए। ये किसी के सगे होते हैं क्या, कोई भी नेता, मैं ये मानती हूँ कोई किसी का सगा नहीं होता। जिसको जहां, जैसे मैंने जर्नलिस्ट का बताया, ये लोग मौका देख के, इनके अंदर जर्नलिज्म नहीं है। अगर आप नोटिस करो ना, ये गोदी मीडिया वाले जो चेहरे हैं ये सारे एंकर्स हैं ज्यादातर जी। ये जर्नलिस्ट कम है इनमें। जी जी। अब वो कहेंगे हम तो जर्नलिस्ट हैं, सॉरी विनीता ऐसे क्यों बोल रही है। जी जी। बट मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, क्या होता है कि जो जर्नलिस्ट है ना वो फील्ड में जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो खबर निकाल के ला रहे हैं, मैं उनको ज्यादा जर्नलिस्ट मानती हूँ हमेशा से। जो कैमरे पे खड़ा है वो टीपी जो रीडर है, फील्ड काम करते हैं, जो कैमरे पे खड़ा होकर बोले वो टीपी रीडर है। जी जी। और जो सवाल के लिए अगर नेता को ग्रिल भी करने जा रहा है तो उसे बताया जा रहा है, इसलिए कर रहा है, ठीक है ना। वो अपनी अंतरात्मा से नहीं कर रहा कुछ भी, वो अपनी पहचान बनाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो पहचान का भूखा है उस वक्त। अगर आज मैं अब मैं दोनों तरफ की, आप कहेंगे दोनों तरफ की आप बात कर रहे हैं, आप इधर की भी बात बोल दी आपने, उधर की भी बात बोल दी, राइट। तो मेरा चेहरा नहीं क्लियर हो रहा, अरे मैं मोदी के खिलाफ हूँ कि मैं मोदी के साथ हूँ। भाई ये क्या तरीका है, मैं जर्नलिस्ट हूँ भाई, मैं किसी के खिलाफ और किसी के साथ क्यों होंगी, मैं अपने साथ होनी चाहिए, मैं अपनी बात रखनी चाहिए। मेरे को ऐसे सोचना है ना करके, मैं देश के लिए सोचूंगी ना। आज कल राहुल गांधी मुख्य ये बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए मान लीजिए, तो मैं तो राहुल गांधी पर भी सवाल उठाने, ना हमारा काम ही क्या है। हम ये कहेंगे नो राहुल गांधी इज सो अमेजिंग और मोदी वाज बैड। कुछ चीजें राहुल गांधी की अच्छी हो सकती है, कुछ मोदी की अच्छी हो सकती है, हमें फैक्ट को रखना चाहिए। बिल्कुल सही। ये रियलिटी है जो अब, और यही मुझे अच्छा लगता है कि मैंने टीवी कुछ साल पहले शिफ्ट करके डिजिटल में आ गई हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं उस जैसे घुटन का जिक्र करते हैं मेरे दोस्त लोग जो जर्नलिज्म में हैं, मैं नहीं झेल सकती थी। मैम कहा जाता है कि जो ये मीडिया है, आप इतने साल से मीडिया में काम कर रहे हैं, इसमें लड़कियां सेफ रहती हैं, मतलब इसमें कहा जाता है गंदगी है थोड़ी सी लड़कियों को लेकर के। गंदा क्या नहीं है, अनसेफ है। अच्छा छोटे बच्चे जो होते हैं ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, टीचर गंदा होगा तो वहां गंदगी नहीं है? बिल्कुल है। तो बच्चों को पढ़ने नहीं भेजोगे? कहाँ गंदगी नहीं है। 23 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, हमसे तो हमारे किसी बॉस ने बदतमीजी नहीं करी, हमारा क्लियर है माइंड, हमको पता है हमें कैसे बात करनी है। हम क्यों किसी को बेवजह इतनी जगह दे कि कोई बदतमीजी करे। विनीता यादव अपने काम के लिए जानी जाती है, अपनी मेहनत करने के लिए जानी जाती है, उसके रिजल्ट हो सकता है वैसे ना हो जैसे अंजनोम कश्यप के आ रहे होंगे जी, हो सकता है, ठीक है। और दूसरे साइड से भी आप नाम ले लीजिए किसी का, उनके आ रहे होंगे, मे भी हो सकता है, मे बी मैं स्मॉल स्टेप्स लेके चल रही हूँ, लेकिन जो भी स्टेप्स चल रही हूँ मेरी खुद की कॉल है, मेरी अंतरात्मा की कॉल है कि मुझे जो भी काम करना है वो उस तरह से करना है जिसमें गंदगी ना हो। तो अब आपके यहाँ पे पॉट रखा है ये तो गंदा होना चाहिए था, लेकिन आपने इसे गंदा नहीं रखा हुआ, साफ रखा हुआ है। हम साफ बातों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो आपने पॉट रखने के बाद भी साफ बातें कर रहे हो ना? बिल्कुल। तो आप बताइए। नहीं मैं तो साफ ही हूँ। तो जर्नलिस्ट लड़कियों को बिल्कुल आना चाहिए, और इतनी लड़कियां आ चुकी हैं जर्नलिज्म में, अब तो ये सवाल भी नहीं है। लड़कों ज्यादा लड़कियां आती हैं, अब तो लड़के इन्फीरियरिटी फील करते हैं, वो कहते हैं लड़कियों को ज्यादा मौके मिलते हैं और लड़कियां हैं तो इसलिए इसको ये मौका मिल गया है, अब लड़की उसको झेल रही है। आपने मैम एक टर्म सुना होगा AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसमें इसी का दौर है जी, और इसमें एंकर्स भी रिप्लेस कर दिए हैं। बिल्कुल। तो खतरे में है नौकरी? नहीं, देखा है मैंने AI एंकर को, उसे आप जो बताओगे वो बोल देगा, जो नीचे से बताएगा वो कौन है जी, प्रोड्यूसर है, सही बात, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर की नौकरी पहले नंबर वो तो तय है, कंफर्म है, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। एंकर की आप बात कर रहे हो,
अब यहाँ पर आएंगी ये चीजें। अब अपनी एआई टूल को बोलेंगे कि आप राहुल गांधी के लिए अच्छा पूछें, ऐसे सवाल उसको फॉर्म करके दें, या मोदी के लिए अच्छा बोले वैसे सवाल उसे फॉर्म करके दें। तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर जो ट्विस्ट होता है ना, जो यहाँ दिमाग से जाती है स्पीड, भगवान ने जो चीजें बनाई हैं वो कितनी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर ले उसका कंपटीशन नहीं हो सकता, है ना। जैसे ट्रांसजेंडर्स के लिए जब वो अपना सेक्स चेंज कराते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि भगवान ने वो चीज भगवान के हाथ में है ना। अब आती हैं रिपोर्ट्स, वो फला मर्द ने बच्चा पैदा किया, उसने ऐसा किया, बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि होता है जी। जैसा होता है वैसा तो नहीं होगा ना। इट्स अगेंस्ट द नेचर। अगेंस्ट द नेचर अगर आप इसको कहेंगे तो मुझे लगता है नेचर ने इनको बनाया है जी। तो वो अगेंस्ट द नेचर तो नहीं होगा। जो आदमी बच्चे पैदा कर रहा है, आदमी बच्चे पैदा कर रहा है तो नहीं हो सकता ना, कैसे कर लेगा? वो तो दिखावा, मैनिपुलेशन है जी। है ना। वो आप उसके पेट में बच्चा डाल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दिस इज ऑल बुलशिट। वो नहीं हो सकता है। वो तो माँ का मतलब ही ये है कि वो बच्चा पैदा करती है, और बाप का मतलब परवरिश करता है जी, है ना। तो भगवान ने जो रूल डिसाइड किया वो तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। खैर, तो एआई जो टूल है बेसिकली, वो अगर एंकर को रिप्लेस करता है तो ये लंबा नहीं चल पाएगा। तो हमारे कंट्री में ना लोग एआई को लेके उतने एक्टिव नहीं है। हालांकि बहुत सारे इंडियंस ही जाकर के एआई को इजाद कर रहे हैं जी। विदेश में, यूएस में, जितने भी आप बड़े बड़े ये जो है गूगल है, फेसबुक है, इसमें सारे बड़ी पोजीशन पर इंडियंस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो उनको भी आदत नहीं डाल पा रहे हैं। और जो चीखने वाला टूल है आपका निकालेंगे फिर आप, लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं ना आजकल। सेंसिबल बात तो एआई तो नहीं उस तरह से कर पाएगा परफॉर्म, जितनी एनर्जी लेवल अचानक से चेंज कर लेते हैं। हाँ, मतलब गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं कई एंकर्स तो एआई कैसे वो रंग बदल पाएगा अचानक जी। उसे लगा अच्छा इससे मेरा अच्छा रिश्ता है, ये इस पार्टी का है, उससे भी मेरा अच्छा रिश्ता है, ओहो अच्छा उसको इतनी जगह दे दूं, अब इसको इतना कर दूं। ये मैनिपुलेशन चल रही है आप, ये मैनिपुलेशन चल रही है। इनमें से किसी को बोल दो एक रिपोर्ट कर दे अच्छी जाके। मैम जैसे मैंने काफी देखे हैं जो पत्रकार होते हैं वो अपनी पावर का बहुत मिसयूज भी करते हैं, आपने किया है? मेरी तो गाड़ी पर पूरी जिंदगी में प्रेस का स्टिकर भी नहीं लगाया। अच्छा। इन 23 सालों में यूज करना तो दूर, मिसयूज करना तो दूर की बात है। मैं देखा लोग बड़ा बड़ा पत्रकार लिख के चलते हैं जी। पत्रकार ऐसे लिख के चलते हैं लाल रंग में, पत्रकार जी जी। नहीं देखो, मैंने तो मिसयूज नहीं किया। और मैं जितना जीवन में जिन चैनल्स में काम किया, वहाँ क्या था ना कि आपको बहुत सोच समझ के अपने बहुत फ्रजाइल मोड में आप काम करते थे एक तरह से, क्योंकि आप उस ब्रांड की जिम्मेदारी आपके साथ चलती थी जी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसकी इज्जत आपकी वजह से लेट डाउन नहीं होनी चाहिए जी। तो ये छोटी हरकत हमने कभी की नहीं। बहुत लोग हैं, इसी की तो देन है ये सब लोग जो बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को बड़े पत्रकार बता के एक बड़ी लॉबी में घुस जाते हैं, बड़ी लाइजनिंग कर लेते हैं। जो असल पत्रकार है, अभी मैंने बल्कि इनफैक्ट एक दिन पहले देखा किसी को ट्वीट पर, वो लिख रहे हैं फिल्म सिटी की एक फोटो उन्होंने डाली कि बहुत सारी बाइक खड़ी हैं, फोटो क्लिक करके डाला हुआ है कि ये सब पत्रकारों की बाइक है। अच्छा। कौन कहता है कि पत्रकार पैसा खाता है? अच्छा। ये बड़ी गाड़ी वाले नहीं है। अरे हमारे पास गाड़ी है तो क्या मतलब पैसा खाने वाले हो गए? ये क्या बात हुई? मेरा जमीर गाड़ी में भी बिकने को तैयार नहीं है। बाइक वाले भी कर लेते हैं कई बार तो जी। तो ये तो कोई आंकलन नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा ये है कि अब बहुत ओपन हो गई हैं चीजें ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। सही बात है। तो जो पत्रकार है वो अगर खुद को इस तरह से बेचने को तैयार है जी, तो फिर उसकी कीमत खत्म हो गई है। कहाँ वो चीज है? पहले हुआ करता था, बड़ा मजा आता था हमें काम करने में। ओबी वेन में हम जा रहे हैं शूट करने, मुझे याद है कुरुक्षेत्र में 2005 की बात है। वहाँ वो था सोलर एक्लिप्स था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था। मैं वहाँ शूट करने गई, सुबह से खड़े हुए लाइव कर रही थी। ओबी वेन हमारे साथ गई थी, वो पहली बार मैं ओबी वेन मेरे साथ थी। तो मैं अंदर आके ओबी वेन में बैठ गई, बाहर बहुत धूप लग रही थी। जब अंदर आके बैठी और इतना सा शीशा था मेरे यहाँ पे ओबी वेन में, एक दरवाजे में शीशा होता था तो शीशा था यहाँ पे। मैं ऐसे बैठी, मैंने हल्की सी इधर मेरी नजर पड़ी, मैं डर गई एकदम। मैंने कहा ये क्या है? इतने से शीशे में 10 लोग के मुंह घुसे हुए थे। अरे बाप रे। वो देख रहे थे क्या कर रहे हैं, एलियन टाइप। तो हमने वो देखा है, हमने इस तरह के काम
लोगों के, जब वो जर्नलिस्ट को देख के सोचते थे ये क्या इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट, ये क्या है। अब आपने जो चीजें सेटअप लगाई हुई हैं, सारी चीजें जो है, अब ये देखो इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं सब लोग, इस पे काम कर रहे हैं इस चीज को लेके सब लोग। लेकिन अब ये सबके हाथ में जा चुका है। जब से मोबाइल फोन आया ना वीडियो वाले, तब से हर आदमी के हाथ में स्पाई कैमरा भी चला गया, बिल्कुल। जो कभी सिर्फ हमारे तक था, जी। जो कभी ओबी वैन सिर्फ हम तक थी, आज वो सॉफ्टवेयर बन के सबके फोन में लाइव जा चुकी है। तो वक्त तो बदल ही रहा है, वो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो क्या सोशल मीडिया, आपको लगता है कि मीडिया को अब दबा रहा है? बिल्कुल दबा रहा है, मैंने 100% दबा रहा है। काफी मैंने ऐसे न्यूज चैनल भी देखे हैं जो सोशल मीडिया की वीडियोस, जैसे कुछ वायरल वीडियोस भी दिखा के बहुत अपना सालों टाइम से निकालते हैं। बहुत सालों से कुछ खबर नहीं है तो चलो किसी की वीडियो मैं जब डाल स्टार न्यूज में, तो मुझे याद है तभी हम लोग एक वायरल चेक करके कुछ एक हमारा जी, प्रोग्राम जी, था, जी, मैंने खुद उसमें काम किया था। जी, 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 जी। कितने उसी साल की पुरानी कर बात रहा है वो, 5 साल तो मेरे न्यूज नशा को होने वाले, उससे पहले 2 साल मैं न्यूज नेशन में थी, 6 साल उससे पहले वो था, चुनाव का टाइम था, विधानसभा चुनाव का, उत्तर प्रदेश का। ये पिछले चुनाव से भी पिछले चुनाव की बात है, तो आप लगा लो कितना टाइम हो चुका है। जी, जी। तो अंदाजा लगाओ कि मतलब अब रिप्लेसमेंट तो है, ये तय है। ये बहुत बड़ा तूफान है सोशल मीडिया का, इतना बड़ा तूफान है, आंधी और तूफान की तरह आ रहा है ये, जी। है ना, और सबको इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ये तूफान कितना लंबा चलेगा, कितना ठहरेगा और कितनी जल्दी गुजर जाएगा, किसी को नहीं पता। अब आपको ट्विटर से भी पैसे मिलते हैं जी, फेसबुक से पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम से पैसे मिलते हैं। आप इंस्टाग्राम अच्छा खासा आपका चल रहा है, जी मैम। तो अब आप देखो कि जहां से पैसा मिल रहा है अब वहां जा रहे हैं। इसमें बस अफसोस ये है कि हर चीज पैसे के इर्द गिर्द जा रही है अब जर्नलिज्म में, ये अफसोस है। अब इसमें क्या हो गया ना कि वो लोग हमें नहीं मिल पा रहे हैं जो सिर्फ पैशन के लिए आते थे, अब सब पैसा के लिए आते हैं। पैसे के लिए आते हैं। अब बच्चों की हायरिंग करनी हो तो छूटते कहते मेरे दाम क्या लगाएंगे। मैंने कहा अरे तुम काम क्या करोगे पहले ये तो बताओ। सही बात। दाम की तो दाम की बात नहीं बात आएगी। तो बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, लेकिन मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। लोग कह रहे हैं बहुत लंबा चलेगा, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि हमारे देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 140 करोड़ लोगों में कितने करोड़ों लोग रोजाना सोशल मीडिया पर इसको सीरियसली लेके एज अ प्रोफेशन आ रहे हैं। सब इस पर काम करेंगे एक साथ मिलके, पूरी दुनिया में मतलब इंडिया एक नंबर 1 टॉप डिजिटल हब हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। पर जिस दिन आपके व्यू गिर जाते हैं उस दिन आदमी डिप्रेस हो जाता है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं यूट्यूब चलाने वाले, चैनल चलाने वाले, उनको नींद नहीं आती रात को कि व्यू नहीं आ रहे आज जी, वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। होता है मैम, ऐसे हमारे साथ भी होता है। सोचो ना, तो ये चिंता की बात है। तो आदमी को, इसे मैं कहती हूँ सेकेंडरी लेके चलो। सही बात है। जैसे आपके और काम है तो और काम ठीक है, इसको सेकेंडरी लेके चलो, लेकिन करो अच्छा परफॉर्म। दम होगा तो दिखेगा ये इंसान। लेकिन हालांकि आजकल मुझे बड़ा वो लगता है यूट्यूबर में, वो लगता है आप एक सब्सटेंस की बात कर रहे हो बुला के, है ना, अलग अलग चेहरों को। कई लोगों को मैंने देखा है ये गिलास रखा है, इसमें पानी डाल रहा हूँ, ये देख लो, ये खा रहा हूँ, ये देख लो, ऐसी ऐसी चीजें रिकॉर्ड होने लगी हैं। अरे यार क्या, पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, क्यों देखे तुम्हें, पर लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, ये देश में लोग हैं देखने वाले। निर्मल बाबा को देखते हैं, रामपाल को देखते हैं, राम रहीम को देखते हैं, उसकी फिल्म देखने चले जाते हैं, सुपर हिट कर देते हैं उसकी फिल्म को। गदर 2 देखने चले जाते हैं और उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल बेवकूफों जैसी फिल्मों को देख। मैंने उसका रिव्यू पढ़ा, अच्छा नहीं है। आपको अच्छी नहीं लगी? अभी देखूंगी तो बताऊंगी। 300 करोड़ से ऊपर बिजनेस हुआ ना। हाँ। देखो फिर वही बात, बहुत सारे यूट्यूबर बहुत पैसा कमा रहे हैं, बट क्या सब्सटेंस है? बिजनेस और क्वालिटी 2 अलग अलग चीजें हैं। कौन सी थी वो? पठान। मैं पहली बार जीवन में बेसिकली मैं जहां तक समझ मैं देख रही हूँ लोग नाच रहे हैं बेवकूफों की तरह। पठान में ये था कि रिलीजन के ऊपर बात आई थी, इस वजह से। तो गदर 2 को क्या समझ रहे हैं लोग? अब इस वजह से ही तो गदर टूट रही है, रिलीजन बेसिस। एब्सोल्युटली। अब जो भी चीजें वो रिलीजन पे जा रही है, जो है वो ये मेरे को बड़ा अफसोस लगने लगा है। धर्म जी, अब धर्म कठपुतली हो चुका है। बिल्कुल हर कोई यूज कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो जिसको पैदा करता है ना वही उसका सर्वनाश करता है। जो हिंदू है, अब हिंदू ना बहुत जागरूक हो चुका है। अब ना जागरूक की क्या डेफिनेशन होती है?
जागरूक मतलब एक्टिव। अब मैं बताता हूँ, ना तो कोई ब्राह्मण लिखता है, ना कोई गुजर, ना कोई जाट, ना कोई पंजाबी, सब पीछे हिंदू लिखते हैं अपनी गाड़ी के, आपने देखा होगा।